नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं एमपी यादव पॉलिटी विषय में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बातें कर रहे थे। हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 तक विस्तृत बातें जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको सभी को जो शिक्षण बताया गया अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम आज की क्लास में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमने आपको पता है अनुच्छेद 39 तक इनके बारे में बातें कर ली थी। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं और अनुच्छेद 40 के बारे में बातें करते हैं। अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में क्या बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये बातें कौन से अनुच्छेद के माध्यम से बताई गई हैं? तो अनुच्छेद 40 के माध्यम से राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें मतलब किन्हें? ग्राम पंचायतों को ऐसे प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन करेगा और उन्हें ऐसे प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जिसके माध्यम से ये जो संस्थाएं हैं ग्राम पंचायतें वो स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 40 के माध्यम से। दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। सीधी सी बात है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो बात बताई गई है वो ये है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसे प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जिसके द्वारा वह स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। अनुच्छेद जो 40 है इसमें महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज्य संबंधी जो अवधारणा है, ग्राम स्वराज्य संबंधी अवधारणा वो स्पष्ट होती है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य संबंधी जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती है? तो अनुच्छेद 40 में हम इसके बारे में बता सकते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे देश में जो महात्मा गांधी थे वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। किसके पक्षधर थे? विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी शासन सत्ता में जो विभिन्न इकाइयां हैं उसके बीच में बंटवारा कर देना। वो भी महात्मा गांधी का ये सपना था कि भारत आज़ाद होने के पश्चात जो भी शासन सत्ता के अंतर्गत जो इकाइयां हैं उसमें उसका बंटवारा कर देने से विभिन्न जो स्तर हैं उस पर विकास के नए आयाम स्थापित अपने आप होते चले जाएंगे। ये विकेंद्रीकरण के अंतर्गत मानना था महात्मा गांधी का, तो यह उन्होंने अपने ग्राम स्वराज्य संबंधी अवधारणा में स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 40 वर्तमान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी इस अवधारणा को राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा इस रूप में परिभाषित करता है। उसके बाद में अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40 के बाद में 41
अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भारत के सभी नागरिकों को क्या होगा? अधिकार होगा, और ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। इसके माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है दोस्तों? तो इसके माध्यम से जो बातें बताई गई हैं उसमें ये बताया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं, राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं और आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम और शिक्षा पाने तथा ये बातें वापस आएंगी यहाँ पर, काम, शिक्षा और लोक सहायता नीचे आएगी। आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा पाने तथा इसके आगे कौन कौन सी बातें हैं? तो वो है तथा बेकारी यानी बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता यानी आदमी डिसेबल्ड हो जाता है, कहने का मतलब काम करने की स्थिति में नहीं होता है। आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, ये कुछ दशाएं हैं दोस्तों। ये क्या हैं? कुछ दशाएं जो यहाँ पर उल्लेखित हैं। इसका मतलब यही है कुछ दशाएं, इस प्रकार की दशाएं अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर इस प्रकार की या इन चीज़ों के अभाव में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये लीजिए, ये बात लिखी हुई है एज इट इज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। विशेष परिस्थितियों में अगर व्यक्ति को किसी प्रकार के काम पाने में कोई समस्या या असमर्थता की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की दशाओं में, विकास की सीमाओं के भीतर उसे काम पाने का, उसे शिक्षा पाने का तथा कौन कौन सी स्थिति में, अगर बेकारी यानी बेरोजगारी की स्थिति में है, अगर बीमारी की स्थिति में है, बुढ़ापे की अवस्था में है या निःशक्तता की स्थिति में है या इनमें से किसी एक अभाव के कारण अगर व्यक्ति असमर्थ है काम पाने में, शिक्षा पाने में, तो इनके लिए लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का राज्य क्या करेगा? प्रभावी उपबंध करेगा। जैसे आपको पता है भारत में वर्तमान में काम की सबसे बड़ी योजना है नरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा वर्तमान में इसका नाम है।
काम की सबसे बड़ी योजना है भारत में, आपको पता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही परिभाषित है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो काम पाने का इच्छुक है उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, आपको पता है। तो ये राज्य का क्या है, एक तरह से कर्तव्य है कि वो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे वो बीमारी हो, बुढ़ापा हो, बेकारी, बेरोजगारी हो, निःशक्तता की स्थिति हो, फिर भी लोगों को अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का क्या करेगा, प्रभावी उपबंध करेगा। ये बात है, इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे। अगला जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है वो है 42, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 42 में, तथा उपबंध तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता, इसके बारे में बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 42 में। अब देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है अगला, काम की न्याय संगत, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो अन्यायपूर्ण हो, न्याय संगत तरीके से व्यक्ति को कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा, और मानवोचित यानी मानव को मानव के रूप में क्या मिलना चाहिए, कार्य मिलना चाहिए। ये बातें यानी न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही वो कार्य होना चाहिए। न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसा उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। और स्त्रियों को यानी महिलाओं को, अगर वो कामकाजी महिला है तो ही, बाकी जो जनरल यानी साधारण होता है उसके लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, उसको तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों को प्रसूति सहायता, जो भी कामकाजी महिलाएं हैं इसके लिए प्रसूति जो अवकाश है आपको पता है वो वर्तमान में मिलता है, लगभग 6 माह का ये दिया गया है, 26 सप्ताह का आप बता सकते हैं। तो ये व्यवस्था करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42। विशेष रूप से इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अगर काम मिल रहा है तो न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशाओं को ध्यान में रखकर ही वो कार्य मिलना चाहिए। और साथ ही कहा गया है कि स्त्रियों को जो कामकाजी हैं इनके लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा राज्य। उसके बाद में अगला जो फैक्ट आता है वो आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 43 भी। और इसमें कहा गया है कर्मकारों को, जो श्रमिक हैं उनके बारे में है, कामकाजी लोग हैं उनके बारे में है, कर्मकारों को जीवन निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास, ये लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 43 में कि कर्मकारों को जीवन निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का राज्य क्या करेगा, विकास करेगा। और इसके माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है कि राज्य सभी कार्मिकों यानी कर्मचारियों, सभी कार्मिकों को काम के लिए जीवन निर्वाह
राज्य सभी कार्मिकों को काम के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन शिष्ट जीवन यानी जीवन स्तर में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट न हो, अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसकी जीवन निर्वाह पद्धति यानी आजीविका चल रही है और उसके जीवन स्तर से किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ या अस्पष्टता या कोई भी विरोधाभास उत्पन्न किया जा रहा है तो राज्य की नज़र में क्या है, गलत है। ठीक है, तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन शिष्ट स्तर तथा अवकाश का समुचित उपयोग करने तथा करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। ये स्पष्ट भाषा लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में, और इसमें क्या बताया गया है कि कर्मकारों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन तथा कुटीर उद्योगों का विकास ये राज्य का कर्तव्य होगा, और राज्य अपने सभी कार्मिकों को काम के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन प्रदान करेगा। जो काम कर रहा है उसके लिए उसकी आजीविका चल सके इस प्रकार का क्या करेगा, वेतन देगा। शिष्ट जीवन स्तर भी देगा। किसी प्रकार का काम लेगा तो इसके बदले में उसे ऐसा जीवन स्तर मिलेगा जिसमें शिष्टाचार हो, और अवकाश का समुचित उपयोग करने यानी जो उसको अवकाश मिलता है उसका वो संपूर्ण उपयोग अच्छे तरीके से कर सके। ऐसा यानी अवकाश के दिन भी उसे कार्य नहीं करवाया जा सकता, ऐसी बात भी कही गई है। और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य का क्या होगा दोस्तों, कर्तव्य होगा। अब देखिए, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब संविधान सभा के सदस्य थे महावीर त्यागी। क्या नाम था? महावीर त्यागी ने क्या प्रस्ताव रखा? महावीर त्यागी ने ये प्रस्ताव रखा कि इसके अंदर कौन सी व्यवस्था जोड़ी जाए? स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देना। राज्य स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ये प्रस्ताव रखा। ठीक है, राज्य स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देगा या बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा, ऐसा प्रस्ताव किसने रखा? महावीर त्यागी ने। हालांकि ये प्रस्ताव क्या हो गया दोस्तों? अस्वीकार। ये प्रस्ताव क्या हुआ? अस्वीकार हुआ। कि जो हमारे देश में निर्मित चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है स्वदेशी के ऊपर जोर दिया था महात्मा गांधी ने, और उन्हीं की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए महावीर त्यागी का ये मकसद था कि उनकी जो बातें हैं, उनका जो सौपन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट तौर पर झलकना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयत्न राज्य करेगा। ऐसा प्रस्ताव रखा था कि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जोड़ा जाए। ये प्रस्ताव क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। और एक और जो सदस्य थे हमारे राजस्थान से थे दोस्तों, नाम था उनका राज बहादुर। क्या नाम था? राज बहादुर जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि राज्य सामंतवाद के किसी भी रूप को मान्यता नहीं देगा, ऐसा इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए अनुच्छेद 43 में। ऐसा प्रस्ताव रखा किसने? राज बहादुर ने, कि राज्य सामंतवाद के किसी भी रूप को मान्यता नहीं देगा, ऐसा प्रस्ताव जोड़ा जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और इनका प्रस्ताव भी क्या हुआ दोस्तों? अस्वीकार। इनके प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। तो ये दोनों प्रस्ताव क्या हो गए थे?
संविधान सभा के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे। तो मुख्य जब संविधान का निर्माण किया गया तब ये अनुच्छेद 43 में प्रमुख बातें ये थी। और उसके बाद में अनुच्छेद 43 में दो प्रकार से, कहने का मतलब समय समय पर इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और कुछ बातें और जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ा गया देखो। सबसे पहले आपको पता है भारतीय संविधान में एक यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये लागू 1977 में हुआ था, 3 जनवरी 1977। तो अमूमन बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम 42वां संविधान संशोधन 1976 बोलते हैं। और एक हुआ था 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2012, संशोधन 2012। ये दो संशोधन किए गए और अनुच्छेद जो 43 है इसमें कुछ बातें जोड़ी गई। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 ए का मतलब, बड़े ए का मतलब यही है, मैंने समझा है कि जो नई चीज जोड़ी जाती है उसको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और जो मूल रूप से संविधान में पहले से अंतर्निहित है वो सूक्ष्म अक्षरों में या छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया और इसमें 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा अनुच्छेद 43 में 43 बी जोड़ा गया। कंपैरिजन में देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये दो संविधान संशोधन किए गए और दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेद 43 में कुछ संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43 से जोड़ा गया और 97वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया। क्या व्यवस्था की गई अनुच्छेद 43 ए में? इसमें कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे उद्योगों के प्रबंधन में, यानी उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से उनकी समुचित जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो जारी रखी जाए। इसके लिए जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, कर्मकार हैं, उनकी भागीदारी हेतु कुछ कानून बनाए जाने चाहिए। यानी कहने का मतलब कर्मकारों को ध्यान में रखकर ही ऐसे विधान बनाए जाएं जो उद्योगों को स्पष्ट रूप से क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, उनका प्रबंधन, उनका संरक्षण और उनका संवर्धन कर सकें। ऐसी बात जोड़ी गई अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से। उसके बाद में 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा अनुच्छेद 43 बी में, अनुच्छेद 43 में 43 बी जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये बात कही गई अनुच्छेद 43 बी में। और स्पष्टीकरण में क्या बताया कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक, 3-4 बातें हैं शब्दावली में, स्वैच्छिक, राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक
स्थापना, स्वायत्त कार्यकरण यानी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें, लोकतांत्रिक नियंत्रण यानी लोगों की भागीदारी, जो भी कोई काम हो उसमें लोगों का पूरी तरीके से उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, और व्यावसायिक प्रबंधन का उपबंध करेगा। ये बातें बताई गई हैं किसमें, अनुच्छेद 43B में। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण या स्थापना, स्वैच्छिक निर्माण कह सकते हैं आप, यहाँ पर एक ही बात है, स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण यानी स्वतंत्र होकर वो कार्य कर सकें, लोकतांत्रिक नियंत्रण उनके ऊपर लोगों का या लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण हो, और व्यावसायिक प्रबंधन हेतु क्या करेगा, उपबंध करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 43B के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है। अगर आपको ध्यान में हो तो 97वां जो संविधान संशोधन हुआ 2012 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) जो C था उसमें भी बदलाव किया गया, और अनुच्छेद जो 43 है इसमें 43B जोड़ा गया। अभी हम देख ही रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 1C में क्या बताया गया था। जब आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो ये बात आई थी, तीसरा पॉइंट आया था संघ या कोई संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो उसमें अनुच्छेद 19 में हमें कोई संगठन बनाने की क्या दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी, और यहाँ पर इस प्रकार की स्थापना और इनको क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 43B में। यानी राज्य सहकारी समितियों, प्रत्येक जो समुदाय है, वर्ग है, उसको किसी भी प्रकार का कोई संगठन या संघ बनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19(1)C में जो थर्ड वाला है उसमें बताया गया है, और ये व्यवस्था भी जोड़ी गई थी किसमें, अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा, और इसमें अनुच्छेद 43 में 43B जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया, राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा और उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो ये समस्त बातें हैं दोस्तों अनुच्छेद 43 से संबंधित। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में अगला आता है अपना अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में बताया गया है राज्य समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता, इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 के माध्यम से, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता क्या करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड इसको हम कह सकते हैं, वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये जो समान नागरिक संहिता है केवल भारत के एक राज्य गोवा में ही लागू है, गोवा में क्या है, लागू। ठीक है, अन्य किसी राज्य में लागू नहीं है, केवल गोवा में ही लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। तो इसमें कहा गया है कि राज्य समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता वर्तमान में भारत के किस राज्य में, एकमात्र राज्य में लागू है, तो उसका नाम है गोवा। ठीक है, वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ये शब्द चर्चा में भी है, क्योंकि आपको पता है पुराने समय में 1985 में एक मामला आया था मुस्लिम धर्म से संबंधित, नाम था क्या, साहेबानो नाम था उनका,
1985 में उनके जो पति थे उन्होंने तलाक दे दिया। 62 वर्षीय महिला, 5 बच्चों की माँ, तलाक दे दिया। और तलाक देने के पश्चात वो मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गया। मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उन्होंने फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी उसी प्रकार भरण पोषण का अधिकार है जिस प्रकार अन्य धर्म की महिलाओं को है। फिर यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी वही निर्णय आया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य धर्म की महिलाओं की तरह भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद में 2002 में डेनियल लतीफ़ी की बनाम भारत संघ के नाम से मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस गया और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, निर्णय आया। क्या निर्णय आया कि मुस्लिम महिलाओं को तब तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि समान नागरिक संहिता आपको पता है भारत में वर्तमान में लागू नहीं है। दोस्तों आपको पता है पिछले वर्ष हमारी देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, उनके द्वारा ट्रिपल तलाक, 3 तलाक जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित शब्द रहा है 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, इसको सायरा बानो बनाम भारत संघ इस मामले में 2017 का मामला 19 में इसका फैसला आया और इसमें 3 तलाक को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया गया। कहने का मतलब एक समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या करेगा राज्य, प्रयास करेगा, जिसमें किसी भी धर्म विशेष को, संप्रदाय विशेष को किसी भी प्रकार की कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हो, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। सभी राज्य की नज़र में समस्त नागरिक क्या हैं, बराबर हैं, इनके लिए एक समान नागरिक जो व्यवस्था है, संहिता है, उसको लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद अगला आता है अपना 45, अनुच्छेद 45, 44 के बाद में अनुच्छेद 45। और 45 में दोस्तों क्या है, 45 में जो बात बताई गई है वो ये है 6 से 14 राज्य, ये ऐसे कह सकते हैं, राज्य 6 से 14 आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उपबंध करेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का उपबंध करेगा। ये जो बात लिखी हुई थी वो मूल संविधान में थी। ये जो बात आपके सामने आई है ये मूल संविधान में थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ लिखी हुई थी, मूल संविधान में। जब हमारे देश का संविधान निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, मूल संविधान में लिखी हुई थी ये बात, लेकिन वर्तमान में इसमें बदलाव कर दिया गया है। वर्तमान में क्या कर दिया गया है, बदलाव। ठीक है, वर्तमान में इसमें क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया है। और ये परिवर्तन कब किया गया, ये ध्यान रखेंगे आप, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, जो मूल संविधान में बात लिखी हुई थी अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राज्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा या उपबंध करेगा,
उस व्यवस्था में वर्तमान में परिवर्तन कर दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसमें परिवर्तन करके क्या लिख दिया गया है, ये लिखा गया है इसमें कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था का उपबंध करेगा। ये बात लिखी हुई है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था का क्या करेगा, उपबंध करेगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 45 में मूल संविधान में जो मूल बात लिखी हुई थी, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। और क्या लिख दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था का उपबंध करेगा। यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के बारे में बातें थी। अब इसमें कह दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था करेगा। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आपको पता है वर्तमान में जो हम देखते हैं आंगनबाड़ी जैसी जो व्यवस्था है, जहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल संबंधी व्यवस्था बनाने हेतु राज्य सरकार ने प्रयत्न किया है, आंगनबाड़ी जैसी संस्थाएं स्थापित की हैं। दोस्तों, ये उदाहरण है आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। उसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या बात बताई गई है? साधारण बातें हैं अनुच्छेद 46 में। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ यानी पैसे की बातें हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। ये किसके अंतर्गत बताई गई हैं बातें दोस्तों? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा यानी उनके लिए शिक्षा और उनके लिए अर्थ, यानी किसी दृष्टिकोण से अगर वो कमजोर हैं, चाहे वो शैक्षिक दृष्टिकोण हो चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, तो उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि यानी उनको बढ़ाने का प्रयत्न करेगा राज्य। ठीक है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि राज्य सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करना, यानी रक्षा करने का कर्तव्य होगा राज्य का। यानी सभी प्रकार की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। उसके बाद में आगे आता है आपका अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को लोक सहायता ऊंचा करने, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो लोगों से संबंधित है। ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य या लोक सहायता पाने का सभी लोगों को क्या होगा दोस्तों? अधिकार होगा। और ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का कर्तव्य किसका होगा? राज्य का होगा। और इसमें यह भी बताया गया है, इसके अंतर्गत जो विशेष बात बताई गई है वो ये है मादक पदार्थों। क्या है? मादक पदार्थों, मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध का प्रयोग, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रयोग का प्रतिषेध। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो एज इट इज बातें लिखी गई हैं उसी अनुरूप मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, किसी भी प्रकार के शब्दों में आप विचलित न हो। लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोगों के जो लोक सहायता है वो पाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसमें विशेष बात यह है कि मादक पदार्थों का सेवन रोका जाए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोग क्या किया जाए? रोका जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, यानी आपको पता है राज्य नहीं चाहता है कि लोग मादक पदार्थों का सेवन करें। ठीक है, लोग मादक पदार्थों का क्या करें? सेवन करें, ये राज्य कभी नहीं चाहता है। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है दोस्तों। मादक पदार्थों संबंधी जो बातें हैं इसका प्रस्ताव रखा था महावीर त्यागी ने। किसने रखा था? महावीर त्यागी ने। उन्हीं के प्रस्ताव पर, उन्हीं के सुझाव पर ये जो मादक पदार्थों का जो सेवन है वो प्रतिषेध किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है ना, मादक पदार्थों का सेवन प्रतिषेध ये किसके सुझाव पर जोड़ा गया? महावीर त्यागी के सुझाव पर। और इधर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोग जो निषेध है वो किसके सुझाव पर जोड़ा गया? तो प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना, प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना। ठीक है, इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, दोनों के सुझाव पर ही ये दोनों बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जोड़ी गई थी दोस्तों। इसका विरोध भी हुआ था। जो मध्य प्रांत से आते थे, संविधान सभा के एक सदस्य थे आदिवासी समुदाय से, जयपाल सिंह जी, उन्होंने विरोध किया था इस बात का कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, अलग प्रकार की जीवन शैली है, प्रकृति कहने का मतलब उनका स्रोत है, जंगल स्रोत हैं, वहीं जंगल निवास है उनका, वहाँ से वो लोग जो वस्तुएं प्राप्त करके अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसमें मादक पदार्थ भी शामिल है। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विरोध किया था जयपाल सिंह जी ने मादक पदार्थों के
सेवन का प्रतिशत यहाँ पर जो बात लिखी गई है इसका, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये, और इनके अंतर्गत ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य न करें। और संविधान की 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो यहाँ किसी प्रकार की घबराने की या कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका स्पष्टीकरण किया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 47। ठीक है, यानी लोगों को उनका पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाए, जीवन स्तर को ऊंचा किस प्रकार से किया जाए, और किसी भी प्रकार की लोक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, ये लोक सहायता शब्द यहाँ गलत हो गए दोस्तों, लोक स्वास्थ्य आएगा यहाँ पर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु राज्य प्रयत्न करेगा कि वो मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियाँ हैं उसके प्रयोग को क्या करे, रोकने का प्रयास करे। महावीर त्यागी के प्रस्ताव पर यह शब्द जोड़ा गया और सिबन लाल सक्सेना के सुझाव पर यह शब्द जोड़ा गया। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो चिकित्सकीय क्या है, चिकित्सकीय प्रयोजन इसमें शामिल नहीं है। ये जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करना यानी निषेध करना, इसमें ये जो शब्द है चिकित्सकीय प्रयोजन, ठीक है, इसको छोड़कर यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इस प्रकार के जो औषधियाँ हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है वर्तमान में पूरी दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी विस्तृत रूप धारण कर चुकी है, पूरी दुनिया भर में इसका प्रभाव है दोस्तों। और यहाँ पर आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा सैनिटाइज़र दुनिया भर में ही है, सैनिटाइज़र प्रयोग किया जा रहा है। और सैनिटाइज़र में जो अधिकतम जो मात्रा आती है उसके बारे में आपको पता है, मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक हानिकारक पदार्थ ही है, लेकिन वो एक ऐसा हानिकारक पदार्थ है जिससे हमारे लोक स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। क्या हो रहा है, सुधार, यानी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजन को छोड़कर हम जो औषधियाँ हैं वो उनका प्रतिषेध कर सकते हैं, उनको रोकने का कार्य कर सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो, हानिकारक हो। उसके बाद में अगली जो कड़ी है उसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में है दोस्तों, अनुच्छेद 48 में ये बात लिखी हुई है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 48 में। और इसमें आप बता सकते हैं इसके स्पष्टीकरण के रूप में इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो ये बात है कि राज्य गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक, अन्य दुधारू वाहक पशुओं के नस्ल परिरक्षण तथा सुधार
राज्य गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं के नस्ल परिरक्षण तथा सुधार हेतु सुधार के लिए कार्य करेगा। सुधार के लिए कार्य करेगा और उनके वध का प्रतिषेध करने का उपबंध। उनके वध का प्रतिषेध करने का उपबंध करेगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्तमान जो जीवन व्यवस्था है हमारी, उसमें इस प्रकार की जो बातें हैं हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने आती हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। हम वर्तमान में आपको पता है पूरी तरीके से वैज्ञानिक जो व्यवस्था है इसमें जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। तो कृषि में भी हम आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, वैज्ञानिक तरीकों का इजाद किया जा रहा है। पशुपालन में भी हम नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो यही बातें कह रहा है कि समय के हिसाब से कृषि और पशुपालन का संगठन हम आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करेंगे। और यहाँ कहा गया है कि राज्य गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक फसलों के नस्ल परिरक्षण। आपको पता है हम वर्तमान में इस प्रकार के नस्ल परिरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं ताकि ऐसे पशु जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध दे सकें, इसके लिए हम सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको पता है इस बात का। और उनके वध का प्रतिषेध, यह नहीं है कि हम उनका दूध प्राप्त करने के पश्चात उनका वध कर दें। ये बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी गई हैं किसी भी प्रकार से। कहने का मतलब गाय बछड़ों अन्य दुधारू वाहक जो पशु हैं उनका वध करने का क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। किसी भी प्रकार से उनके वध को मान्यता नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। उसके बाद में इसमें ये जो हमारे एक संविधान सभा के एक सदस्य थे, नाम था ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम था? ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था पशुवध या गोवध, पशुवध या गोवध। ठीक है, का प्रतिषेध किया जाए। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने रखा था? ठाकुरदास भार्गव ने रखा था कि पशुवध और गोवध का क्या किया जाए, प्रतिषेध किया जाए। उनको किसी भी प्रकार से मारने जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसा संविधान में होना चाहिए दोस्तों। उन्हीं के सुझाव पर यह प्रस्ताव आया और संविधान सभा में इसको क्या मिली, मान्यता मिली, स्वीकृति मिली। ठीक है, और एक पंजाब से एक सदस्य और थे, रणबीर सिंह चौधरी पंजाब से एक सक्रिय सदस्य थे, रणबीर सिंह चौधरी। इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव ये था कि इनका मानना था कि राज्य कृषि से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। ये सुझाव इन्होंने रखा था, लेकिन इनका जो सुझाव है, इनका जो प्रस्ताव है या संशोधन है वो क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अनुच्छेद 48, हाँ, अनुच्छेद 48 हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अनुच्छेद 48 में हमने यहाँ तक जो बातें हैं वो देख ली हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो बातें बताई गई हैं वो किस प्रकार से हैं। इसमें 48 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48 में, सॉरी ये हमारा एक पॉइंट रह गया था यहाँ पर, तो यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में बदलाव किया गया। और क्या किया गया? अनुच्छेद 48 में 48A जोड़ा गया और इसमें क्या लिखा गया? राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे। ये बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 48 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? नया अनुच्छेद 48A। और इसमें कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना या सुरक्षा करना, एक ही बात है। ये सारा कर्तव्य किसका होगा दोस्तों? राज्य का होगा। ये बात जोड़ी गई 1976 में। और उसके पश्चात पर्यावरण को बचाने हेतु आपको पता है इससे पहले भी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया जा चुका था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उसके बाद में पारित किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो सरकार के द्वारा कह सकते हैं राज्य के द्वारा किए गए प्रयास हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही 2-3 और रह गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 49 में हम देखते हैं कौन सी बातें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये सारी जिम्मेदारी, सारा कर्तव्य होगा किसका? राज्य का होगा। किसी भी स्थान विशेष को जो ऐतिहासिक स्मारक के रूप में हमारे सामने है, हमारे देश की सीमा के भीतर है, तो संसद कानून बनाकर इस प्रकार के कोई भी स्मारक हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो, उसको राष्ट्र की संपत्ति बनाती है। ऐसा संरक्षण करने का राज्य प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। उसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और विशेष रूप से आपको पता है जो लोक सेवाएं होती हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 50 में, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अगर आपको पता है ये दोनों एक जगह होंगी तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनके कार्यक्रम में संदेह उत्पन्न हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था राज्य करेगा, दोनों को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। और उसके बाद में अगला है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। 3-4 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह हमारी जो नीति है, विदेश नीति है, इसका एक प्रमुख भाग भी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा संगठित लोगों में एक दूसरे के प्रति व्यवहारों अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं, जो पॉलिटी विषय आप दोस्तों ने पढ़ा होगा, तो 12वीं जो राजनीति विज्ञान की बुक्स है उसमें भी इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 4 बातें हैं दोस्तों, और इन्हीं के साथ में हमारे भारतीय संविधान के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद 51 को हम वापस पढ़ते हैं। इसमें 4 प्रकार की विशेष बातें बताई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा संगठित लोगों में एक दूसरे के प्रति व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो चौथी बात है हम यहाँ देख रहे हैं, ये चौथी बात ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के प्रस्ताव पर जोड़ी गई थी। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के प्रस्ताव पर जोड़ी गई। ठीक है, और ये हमारी विदेश नीति के मूल तत्व भी हैं
जो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक जो विशेष बातें थी गहराई में बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रमुख जो विचार हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रमुख विचार वो भी देख लेते हैं साथ में ही। प्रमुख विचार, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रमुख विचार। तो सबसे पहले हम जो विचारक हैं उनको देखते हैं। उनका नाम है के.टी. शाह है, प्रोफेसर के.टी. शाह है। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है? प्रोफेसर के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है? तो के.टी. शाह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस विद्वान ने परिभाषा दी है कि एक ऐसा चेक है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है या बैंक अपनी सुविधा अनुसार इसका भुगतान करता है। ये बात कही है प्रोफेसर के.टी. शाह ने। इसके अलावा अन्य अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने क्या कहा है? नसीरुद्दीन ने कहा है कि ये नववर्ष प्रस्तावों की तरह है। ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नववर्ष प्रस्तावों की तरह है, नववर्ष प्रस्तावों की तरह है और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही बुला दिए जाते हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही बुला दिए जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, बुला दिए जाते हैं। ये नववर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में बुला दिए जाते हैं। इनका कोई भविष्य नहीं है, ये कहना है नसीरुद्दीन का। उसके बाद में अगले जो विद्वान हैं इनका नाम है टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी। और इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि ये संविधान निर्माताओं की भावनाओं का, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है, कचरा पात्र कह सकते हैं, एक ही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस विद्वान ने एक संविधान निर्माताओं की भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर बताया है? तो टी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में अगले आते हैं के संथानम। तो के संथानम ने कहा है डीपीएसपी के द्वारा या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य, राज्यपाल व सीएम के मध्य यानी मुख्यमंत्री के मध्य क्या होगा? टकराव बढ़ेगा या टकराव का कारण बनेंगे। नीति निर्देशक तत्व केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य,
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के मध्य, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य टकराव का कारण बनेंगे। ये कहना है के संथानम का। उसके बाद में अगले जो विद्वान हैं वो हम बता देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा है कि यदि कोई सरकार डीपीएसपी की यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहना है किसका? डॉक्टर अंबेडकर का। यानी कोई भी सरकार, राज्य का मतलब यहाँ किसी स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब है संपूर्ण भूभाग से है। यदि कोई सरकार डीपीएसपी की उपेक्षा करती है तो उसे इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में अगले आते हैं केसी वहीयर। इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। आकांक्षाओं का क्या कहा? घोषणा पत्र कहा। किसने? केसी वहीयर ने। अमेरिकी इतिहासकार थे, क्या नाम था? ग्रेनविल होस्टिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन पुस्तक है इनकी। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। ग्रेनविल होस्टिन। इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की क्या कहा है? आत्मा। संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं हम, एक विद्वान और हैं एमसी छागला ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि यदि नीति निदेशक तत्वों को यानी डीपीएसपी को गंभीरता से लागू कर दिया जाए तो भारत विश्व का जन्नत बन जाएगा। जन्नत या कह सकते हैं स्वर्ग बन जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, आपका भारतीय संविधान का भाग जो 4 है वो मेरे नज़रिए से कंप्लीट होता है। एक बार विद्वानों के बारे में हम पुनः देख लेते हैं, किन किन विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं। तो नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो प्रमुख विद्वान हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या कहा है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के बारे में। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा है कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नसीरुद्दीन ने कहा कि ये नववर्ष प्रस्तावों की तरह है और जनवरी के प्रथम सप्ताह में भुला दिए जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। टीटी कृष्णमाचार्य ने कहा है कि संविधान निर्माताओं की भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है, कचरा पात्र है एक तरह से। उसके बाद में के संथानम ने कहा कि डीपीएसपी के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच में टकराव बढ़ेगा। टकराव का कारण बनेंगे नीति निदेशक तत्व। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है यदि कोई सरकार डीपीएसपी की उपेक्षा करती है तो उसे चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केसी वहीयर ने कहा है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व लक्ष्य और आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र है। और ग्रेनविल होस्टिन ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। एमसी छागला साहब ने कहा है कि अगर इनको गंभीरता से लागू कर दिया जाए तो भारत विश्व का क्या बन जाएगा? स्वर्ग या जन्नत बन जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हमने गंभीरता से अध्ययन किया है, सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा।